नमस्कार। लक्ष्य के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चैनल जेके बाई बीएस चंदेलिया में आप सभी का स्वागत है। अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, इसके अलावा बीएचयू के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आज हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है रामगंज मंडी, कोटा, रामपुर बटियान, जोधपुर, रणपुर, कोटा और अलवर। तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क है वो रामपुर बटियान जोधपुर में स्थापित किया गया। और जोधपुर में स्थापित किया गया था 7 अप्रैल 2012 को। कब किया गया था? 7 अप्रैल 2012 को स्थापित किया गया था। और दूसरा रामगंज मंडी, कोटा। दूसरा स्पाइस पार्क कहाँ पर है? रामगंज मंडी, कोटा में है और ये 2017 में स्थापित किया गया था। तो पहला स्पाइस पार्क तो रामपुर बटियान जोधपुर। तहसील की बात करें तो तिवरी तहसील आएगी और 7 अप्रैल 2012 को स्थापित किया गया। दूसरे स्पाइस पार्क की बात करें तो रामगंज मंडी, कोटा में है और 2017 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो अजमेर, और अजमेर का एक गांव पड़ता है रूपनगढ़ तहसील में। कहाँ पर है? रूपनगढ़ तहसील में स्थापित किया गया। और कब किया गया? 2018 में। तो राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? पोमेग्रेनेट एक्सीलेंट सेंटर के बारे में बात कर रहा है। अनार को बोला जाता है पोमेग्रेनेट, उत्कृष्टता को एक्सीलेंस, केंद्र को सेंटर, यानी कि पोमीग्रेनेट एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है। तो इसकी मैं बात करूं बस्सी जयपुर, नानता फार्म कोटा, देवड़ा पास टोंक या फिर सागर बोझगा जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा बस्सी जयपुर। कौन सा होगा? बस्सी जयपुर। नानता फार्म कोटा की बात करूं तो यहां पर नींबू या फिर सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र, नींबू या सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? नानता फार्म है कोटा। देवड़ावास टोंक में है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? देवड़ावास टोंक में है। और सागर बोझगा जैसलमेर में है खजूर उत्कृष्टता केंद्र। खजूर उत्कृष्टता केंद्र। तो अनार उत्कृष्टता केंद्र तो है बस्सी जयपुर में, नींबू व सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र है नानता फार्म कोटा में, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है देवड़ावास टोंक में, और खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? सागर बोझगा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। औषधीय पौधों के लिए तो सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या फिर बूंदी। तो मैं बात करूं औषधीय पौधों के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो तो उदयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर है? उदयपुर में, और 2018 में किया गया है। लेकिन मैं सब उत्कृष्टता केंद्र की बात करूं या सब सेंटर की बात करूं तो वो कहां पर किया गया है? भीलवाड़ा में। कहां पर किया गया है? भीलवाड़ा, और
2018 में। कब किया गया? 2018 में। औषधीय पौधों का उत्कृष्टता, औषधीय पौधों का उत्कृष्टता केंद्र, यह है उदयपुर में, और स्थापना 2018 में। जबकि अगर सब केंद्र की बात करूं तो सब उत्कृष्टता केंद्र कहां पर होगा? भीलवाड़ा में। कहां पर होगा? भीलवाड़ा में। सवाई माधोपुर की बात करूं तो यहां पर है फूल उत्कृष्टता केंद्र। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? सवाई माधोपुर में। इसकी स्थापना भी 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में। चित्तौड़गढ़ की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ में है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, और इसकी स्थापना भी 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में। बूंदी में है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, और इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। कब की गई थी? 2016 में। तो क्वेश्चन क्या था? औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। औषधीय पौधों के लिए उदयपुर है, सब उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो कहां पर होगा? भीलवाड़ा में होगा। सवाई माधोपुर में है फूल उत्कृष्टता केंद्र, चित्तौड़गढ़ में है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, और बूंदी में है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, खजूर व बेर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खजूर व बेर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर बांसवाड़ा। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर बांसवाड़ा। तो खजूर व बेर उत्कृष्टता केंद्र होगा आपका बीकानेर में। कहां पर होगा? बीकानेर में। खजूर व बेर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। अगर मैं बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर में है बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बाड़मेर में। जोधपुर में है इसबगोल अनुसंधान केंद्र। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। लेकिन इसबगोल मंडी की बात करूं तो इसबगोल मंडी है जालोर में। कहां पर है? जालोर। इसबगोल मंडी, तो मंडी तो कहां पर है? जालोर में है। लेकिन अगर मैं अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इसबगोल, जालोर में। बीकानेर में क्या है? खजूर व बेर अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में है मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र। बांसवाड़ा में कौन सा केंद्र है? मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा जोधपुर में कौन सा है? इसबगोल अनुसंधान केंद्र। इसबगोल मंडी कहां पर रहेगी? जालोर में रहेगी। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बाड़मेर में। और खजूर व बेर अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है राजस्थान अन्य राज्यों में किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? यानी कि जो कौन से क्षेत्र में? भूरी क्रांति में है, पीली क्रांति में, हरित क्रांति में या फिर नीली क्रांति में? तो मैं बात करूं सबसे पहले जो भूरी क्रांति होती है वो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित। किससे संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। पीली क्रांति की बात करूं तो यह है तिलहन से संबंधित। किससे संबंधित है? तिलहन या फिर सरसों से संबंधित। तिलहन या फिर सरसों से संबंधित। हरित क्रांति की बात करूं तो हरित क्रांति आती है खाद्यान्न से संबंधित। खाद्यान्न से
संबंधित। और नीली क्रांति की बात करूं तो नीली क्रांति आती है मछली उत्पादन से संबंधित। तो राजस्थान अन्य राज्यों में किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीली क्रांति, यानी कि तिलहन या सरसों के उत्पादन में राजस्थान क्या है? अग्रणी है और पहले स्थान पर रहता है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है और नीली क्रांति मछली उत्पादन या मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया? राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब बना था? कब बना था? 1954, 1978 या 1964 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम बना था 1964 में। कब बना था? 1964 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? एक तो होता है कारक और एक होती है गैस। एक क्या होती है? गैस। तो सबसे प्रभावी कारक कौन सा है और सबसे प्रभावी गैस कौन सी है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? तो सबसे प्रभावी कारक कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर जलवाष्प। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे प्रभावी कारक होता है जलवाष्प। कौन सा होता है? जलवाष्प होता है भाई। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे प्रभावी कारक जलवाष्प होता है। अगर सबसे प्रभावी गैस की बात करें तो गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कितने परसेंट रहती है? 76%। कितने परसेंट रहती है? 76%। मेथेन गैस की बात करूं तो मेथेन गैस अधिकतर धान के खेत से निकलती है। किससे निकलती है? धान के खेत से। और जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके मुंह से भी कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस। तो मेथेन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में होती है 16%। कितने परसेंट होती है? 16%। इसके अलावा कुछ मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। इसके अलावा और भी गैसें रहती है। तो क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? तो सबसे प्रभावी कारक कौन सा होगा? जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाते हैं? अल्पकालीन, जो थोड़े समय के लिए होती है। तो ऑप्शन में है जलवायु। ऑप्शन में कौन से हैं? जलवायु, मौसम, मावट या फिर तापमान। तो किसी स्थान की जो अल्पकालीन दशाएं होती है वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। और जो दीर्घकालीन दशाएं होती है, यानी कि औसतन अगर 30 वर्ष तक की बात करें तो वो क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं तो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। इसके अलावा दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं होती है वो क्या कहलाती है? जलवायु। दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं और औसतन 30 वर्ष। औसतन 30 वर्ष। अगर 30 वर्ष का औसत लेते हैं तो 30 वर्ष यानी कि जो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं जलवायु में आती है, अल्पकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं होती है वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। बात करें मावट की तो जो सर्दियों में बरसात होती है, कब? सर्दियों में बरसात होती है, उसे क्या बोला जाता है? माउट बोला जाता है। और जो माउट होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। किससे होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवात या फिर पश्चिमी विक्षोभ। क्या होंगे? पश्चिमी विक्षोभ। जो सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ हो या भूमध्य सागरीय चक्रवात जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। और माउट को गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है क्योंकि ये गेहूं की फसल के लिए या रब्बी की फसलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? कौन सा मानसून वर्षा लाता है? तो दो प्रकार के मानसून होते हैं, एक तो होता है उत्तरी पूर्वी मानसून और एक होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगर मैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करूं तो इसकी भी कितनी शाखाएं होती है? दो शाखाएं होती है, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है वो किसका भाग है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। तो आंसर देखो, उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पूर्व, दक्षिणी पश्चिमी या फिर दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं होती है, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? 1 से 3 दिन, 3 से 10 दिन, 10 दिनों से लेकर एक ऋतु तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर मैं मौसम पूर्वानुमानों की बात करूं तो ये 3 प्रकार से लगाए जाते हैं, एक तो अल्पकालीन, एक मध्यम, और एक तीसरा कौन सा है? दीर्घकालीन। तो मैं बात करूं तो 1 से 3 दिन तक होता है अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान, 1 से 3 दिन के लिए होता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सिंचाई का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो कीटनाशी का छिड़काव करना है उसका निर्धारण अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं, कीटनाशी का छिड़काव तथा सिंचाई का निर्धारण अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान में किया जाता है। 3 से लेकर 10 दिन तक तो ये आता है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान में। किस में आता है? मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मध्यम अवधि में 3 से 10 दिन। और मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान में बुवाई व कटाई का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण? बुवाई व कटाई का निर्धारण किया जाता है। 10 दिनों से लेकर एक ऋतु तक, 10 दिनों से लेकर एक ऋतु तक ये आता है दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान में। और इसमें क्या किया जाता है? 10 दिनों से लेकर एक ऋतु तक इसमें एक फसल चक्र का निर्धारण किया जाता है। एक फसल चक्र का निर्धारण, एक फसल चक्र का निर्धारण 10 दिनों से लेकर एक ऋतु तक किया जाता है। 3 दिनों से लेकर 10 दिन तक मध्यम कालीन मौसम, इसमें बुवाई व कटाई का निर्धारण किया जाता है। बुवाई व कटाई का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा अगर अल्पकालीन की बात करूं तो अल्पकालीन होता है 1 से लेकर 3 दिन तक, और इसमें कीटनाशी छिड़काव और सिंचाई का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की गति मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? वायु की गति मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर विंडवेन। तो वायु की गति मापने के उपकरण को कहा जाता है एनीमोमीटर। क्या कहा जाता है? एनीमोमीटर। अगर वायुमंडलीय दाब मापना है तो उसके लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है, वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का। अगर वायु की दिशा मापनी है तो दिशा मापने के लिए विंडवेन का प्रयोग, वायु की दिशा और दिशा मापने के लिए विंडवेन का प्रयोग। एल्टीमीटर का ऊंचाई मापने में प्रयोग होता है, ऊंचाई
मापने में प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन क्या था कि वायु की गति मापने का यंत्र, और वायु की गति मापने का यंत्र होता है एनीमोमीटर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है। वायु की दिशा मापने का यंत्र होता है विंड वेन। जबकि अगर ऊंचाई मापने के यंत्र की बात करें तो वो होता है एल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? साप्ताहिक मौसम में बदलाव, मासिक मौसम में बदलाव, दैनिक मौसम में बदलाव, या फिर लंबे समय के मौसम में बदलाव 30 वर्ष से अधिक। ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था कि अल्पकालीन जो दशाएं होती है वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जलवायु, और जलवायु कौन सा था? दीर्घकालीन। तो दीर्घकालीन किसमें? लंबे समय या 30 वर्ष के मौसम में बदलाव किसमें आता है? जलवायु परिवर्तन में। तो इसका आंसर क्या होगा? लंबे समय के मौसम में बदलाव क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। और अल्पकालीन मौसम में बदलाव क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य इकाई का उपयोग नापने के लिए करते हैं। यानी कि जो लक्ष्य इकाई होती है इसका उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता, प्रकाश संश्लेषण, परावर्तित सौर विकिरण, या फिर तापीय सौर ऊर्जा की तीव्रता। तो इसका यूज किया जाता है सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए। तो लक्ष्य इकाई का उपयोग किससे मापने के लिए करते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान बादल आच्छादन को जोड़ने वाली आभासी रेखा क्या कहलाती है या फिर कौन सी है? आइसोबार, आइसोटेक, आइसोथर्म, या फिर आइसोनेप। आइसोनेप। तो समान बादल आच्छादन को जोड़ने वाली जो आभासी रेखा होती है वो कहलाती है आइसोनेप कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोनेप कहलाती है। अगर आइसोबार की बात करूं तो समान वायुमंडलीय दाब मापने वाली आभासी रेखा, समान वायुमंडलीय दाब मापने वाली आभासी रेखा। तो समान वायुमंडलीय दाब मापने वाली आभासी रेखा कौन सी है? आइसोबार है। जबकि आइसोथर्म समान तापमान मापने वाली आभासी रेखा। समान तापमान मापने वाली रेखा तो है आइसोथर्म, और समान वायुमंडलीय दाब मापने वाली रेखा कौन सी है? आइसोबार। और आइसोनेप समान बादल आच्छादन को जोड़ने वाली आभासी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। तो एक तो सेंटीमीटर में होती है और एक मिलीमीटर में। किसमें? मिलीमीटर में। तो आपको इसमें पूछा है मिलीमीटर में। तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1200 मिलीमीटर, 575 मिलीमीटर, या फिर 1000 मिलीमीटर। तो मैं बात करूं राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 575 मिलीमीटर, या फिर 57.5 सेंटीमीटर, या फिर 57.5 सेंटीमीटर। भारत में अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करूं तो वो होती है 1200 mm, या फिर 1194 mm। एग्जैक्ट बात करें तो 1194, और अगर वैसे बात करें तो 1200 mm। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 1200 mm होती है। सेंटीमीटर में बात करूं तो 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा 1000 विश्व में औसत वार्षिक वर्षा, विश्व में, और विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1000 mm या 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वर्षा वाला स्थान कौन सा? स्थान की बात कर रहा है। अगर जिले की बात करता तो जिला अलग होता, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? स्थान की। तो आंसर है झालावाड़, माचिनराम, माउंट आबू या फिर केरल। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो होगा माउंट आबू। कौन सा होगा? माउंट आबू। और ये पड़ता है सिरोही में। कहां पर पड़ता है? सिरोही में। और एक माउंट आबू अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अगर वर्षा वाले जिले की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़ है। और स्थान कौन सा होगा? माउंट आबू, सिरोही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से खंड में आता है? ये अब पूछा गया है योजना आयोग के अनुसार। किसके अनुसार? योजना आयोग के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से खंड में आता है? और राजस्थान आता है पश्चिमी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आता है? पश्चिमी क्षेत्र। योजना आयोग ने योजना आयोग ने भारत को 15 खंडों में बांटा था। कितने खंडों में बांटा था? 15 खंडों में बांटा था। तो उन 15 खंडों के आधार पर बताना है कि राजस्थान कौन से खंड में आता है। तो राजस्थान आता है 14वें खंड में। कौन से खंड में आता है? 14वें खंड में, पश्चिमी क्षेत्र में। किसमें? पश्चिमी क्षेत्र। तो 14वां खंड होता है वो पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग कौन से खंड में आता है? पश्चिमी खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा? ये बात कर रहा है राजस्थान की। और राजस्थान में टोटल जलवायु खंड है 10। कितने हैं? 10। उन 10 में से बताना है कि राजस्थान में सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? तो 4B, फर्स्ट C, थर्ड है या फिर फर्स्ट ए। तो सबसे बड़ा जो जलवायु खंड है उसका क्षेत्रफल है 7.70 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 7.70 मिलियन हेक्टेयर। और सबसे छोटे की बात करूं तो उसका है 1.72 मिलियन हेक्टेयर। 1.72 मिलियन हेक्टेयर। तो सबसे बड़ा जो जलवायु खंड है वो है फर्स्ट C। कौन सा है? फर्स्ट C। सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा होगा फोर्थ B। सबसे छोटा कौन सा होगा? फोर्थ B। इसके अलावा है थर्ड A और फर्स्ट A। अगर फर्स्ट A की बात करें तो ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा जलवायु खंड है। फर्स्ट नंबर पर तो फर्स्ट C होता है और सेकंड नंबर पर कौन सा होता है? फर्स्ट A। इसका 5 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल है। और थर्ड A की बात करूं तो ये आपका जो तबीजी अजमेर मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर में, वो कौन से में आता है? थर्ड A में आता है। तो सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा हो गया? फर्स्ट C हो गया। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? फोर्थ B। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु खंडों की संख्या कितनी है? किसके अनुसार पूछ रहा है? योजना आयोग के अनुसार। और योजना आयोग के अनुसार अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि राजस्थान कौन से खंड में आता है? योजना आयोग के अनुसार 14वें खंड में आता है। टोटल खंड कितने थे? 15। तो योजना आयोग के अनुसार भारत में कृषि जलवायु खंडों की संख्या कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। योजना आयोग के अनुसार कृषि जलवायु खंडों की संख्या कितनी है? 15 है। इसके अलावा 10 राजस्थान में जलवायु खंडों की संख्या कितनी है? 10 है। राजस्थान में जलवायु खंडों की संख्या 10 है। तो आज के तो ये 20 क्वेश्चन और बात करेंगे अगले क्लास में। इस क्लास को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले और अगर अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर करते रहे। ओके।